देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी नोट 2 स्टार्ट किया था, जो कि था डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या रीड किया था एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डिमांड फोरकास्टिंग, ये देखो फोरकास्टिंग क्या होता है, जिसको हम लोगों ने स्टडी मटेरियल का जो डेफिनेशन है वो भी लिखा था, क्योंकि अगर थियोरिटिकल आता है, थियोरिटिकल आ जाता है तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल याद रखने के लिए हम लोगों ने ये देखा था। तो फोरकास्टिंग क्या होता है, एक गेस होता है, एक मतलब एक कैलकुलेशन, मतलब गेस या फिर एजम्पशन बोल सकते हैं। गेस होता है, प्रेडिक्शन होता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि गेस है तो कुछ भी बोल देंगे, तुक्का नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ लॉजिक के हिसाब से हमें एजम्पशन या गेस जो है वो बताना पड़ेगा। तो इसी को फोरकास्टिंग बोला जाता है, ठीक है। तो फोरकास्टिंग क्या किसे बोलते हैं, फोरकास्टिंग कितने तरह का हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। जैसे शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब अप टू 6 मंथ्स था, मीडियम रेंज मतलब 6 मंथ्स बट अप टू 2 ईयर, और लॉन्ग रेंज मतलब एवव 2 ईयर, ठीक है। और किस तरह से फोरकास्टिंग करना चाहिए, उसका स्टेप्स जो है ये टोटल 4 स्टेप्स में था, ठीक है, 5 स्टेप था। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने मेथड्स देखा, ठीक है। मेथड्स क्या क्या होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहला मेथड ये वाला था, पॉइंट 1। कौन सा सिस्टम, ठीक है, मतलब कौन सा टेक्निक है जिसके थ्रू से हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक या मेथड्स जो है उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था मेथड नंबर 3 तक, आई थिंक 3 या 4 तक, ठीक है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसके बाद से आज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद है मार्केट टेस्ट मेथड। तो पहले लिखते फिर समझाएंगे कि मार्केट टेस्ट मेथड क्या होता है। 5th नंबर, मार्केट टेस्ट मेथड। अच्छा, मार्केट टेस्ट मेथड में क्या होता है, नॉर्मली मार्केट का टेस्ट को सर्वे किया जाता है। मार्केट का टेस्ट मतलब अगर बेसिकली अगर कोई नया प्रोडक्ट हो, कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, एक पर्टिकुलर एरिया को चूज कर सकती है, पूरे इंडिया में नहीं, ठीक है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल को चूज कर लिया गया, और वहां पर उस प्रोडक्ट का क्या मतलब फीडबैक आ रहा है, ठीक है, टेस्ट क्या है कस्टमर का, वो चेक किया गया, और उसके बेसिस पे उसके बाद फोरकास्टिंग किया गया। इसको बोला जाता है मार्केट टेस्ट मेथड, ठीक है। अभी लिखने से ही समझ में आएगा। पॉइंट 1 है, अंडर दिस मेथड सेलर सेलर सेल्स his product in a part of the market। अगर किसी का टारगेट पूरा इंडिया में सेल करना है तो वो किसी एक स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, या फिर किसी का अगर टारगेट किसी एक स्टेट का है तो वो स्टेट का पर्टिकुलर कोई एरिया को टारगेट करके देख सकता है कि ये प्रोडक्ट अगर यहाँ बिक रहा है तो पूरे स्टेट में बिकेगा, या फिर ये प्रोडक्ट अगर इस स्टेट में बिक रहा है तो फोरकास्ट करके ये मतलब पूरे इंडिया में बिक सकता है। इस तरह से अपने टारगेट को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो अंडर दिस मेथड सेलर सेल्स हिज प्रोडक्ट इन ए पार्ट ऑफ द मार्केट फॉर सम टाइम्स, and makes the assessment of sales for the full market on the basis of results of test sales, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इस मेथड में क्या होगा, जैसे कि पहले ही मैंने बोला कि सेलर जो है, मतलब जो कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, वो क्या करेगी, कोई एक पार्ट को अपना टारगेट बना लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद समटाइम्स कुछ दिनों तक वहां पर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहेगी, एंड मेक्स द असेसमेंट। उसके बाद असेसमेंट देखेगी कि सेल कितना हुआ फॉर द फुल मार्केट। क्या वो उस मार्केट, अगर हम लोग फुल्ली उस मार्केट को अचीव करते हैं तो हमारा होगा कि नहीं होगा सेल।
गुड मॉर्निंग प्रिया। अच्छा, गुड मॉर्निंग। द मार्केट फॉर समटाइम्स एंड मेक्स द असेसमेंट, फिर असेसमेंट करती है, चेक करती है कि सेल कैसा हुआ फॉर द फुल मार्केट। क्या फुल मार्केट में ये बेच पाएंगे, मतलब पूरा मार्केट अगर ऑक्यूपाई करना है, पूरा इंडिया ऑक्यूपाई करना है, या फिर पूरा स्टेट ऑक्यूपाई करना है, अगर अगर टारगेट हमारा स्टेट का कोई एक पोर्शन था, तो क्या हम लोग फुल मार्केट हमारा प्रोडक्ट ऑक्यूपाई कर पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ टेस्ट सेल। ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए सेल किया गया था। कुछ प्रोडक्ट मान लो 1000 पीसेस प्रोडक्ट बना के पहले टेस्ट किया गया, अगर देखा जाता है कि फीडबैक अच्छा आ रहा है तो फिर वो लोग उसका सेल जो है वो 10,000 पीसेस के लिए भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। डिपेंड करता है असेसमेंट रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर वो अपना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर लेंगे। और अगर नेगेटिव आता है आंसर, तो फिर वहां पर ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा मार्केट में, यही पता चलेगा। ठीक है, तो ये फोरकास्ट इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया मार्केट टेस्ट मेथड। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखना है, दिस मेथड is quite appropriate when the product is quite new। अगर नया प्रोडक्ट है तो ये मेथड ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर का टेस्ट पता करना है, तो नए प्रोडक्ट में कैसे रिएक्ट करेगा कस्टमर, वो हमें मतलब अगर हमें मार्केट टेस्ट मेथड अप्लाई करना है तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए नहीं होना चाहिए, रेगुलर प्रोडक्ट के लिए। बेस्ट ये होगा कि अगर कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उस पर हम लोग ये चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आने का जो बात हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हो रहा है बात, या फिर बैटरी का व्हीकल जो हो रहा है, बैटरी व्हीकल जो हो रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये जो अगर वो टेस्ट करेंगे कि पब्लिक कैसे, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरा पूरी नहीं है कि हम लोग उसे बना ले, लेकिन हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये कैसा रिएक्ट करेगा। तो ये मार्केट टेस्ट मेथड अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है उस पे होना चाहिए। ठीक है, तो दिस मेथड इज क्वाइट अप्रोप्रिएट व्हेन द प्रोडक्ट इज क्वाइट न्यू इन द मार्केट और good good estimators are not available or where buyers do not prepare their purchase प्लान। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, एक तो पहले बताया गया कि कोई नया प्रोडक्ट अगर हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं तो हमें मार्केट टेस्ट मेथड अप्लाई करना चाहिए डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, और गुड एस्टिमेटर्स आर नॉट अवेलेबल। अगर मार्केट में कोई गुड एस्टिमेटर नहीं है, मतलब अगर हमारे पास ऐसे कोई एस्टिमेटर्स नहीं है जो बता पाए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेके कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लेके पहले मार्केट में जाके पब्लिक का टेस्ट डायरेक्टली हमें देखना पड़ेगा। मतलब अगर हमें कोई एस्टिमेट करके ये नहीं बता पा रहे, हमारे पास अगर ऐसा कोई टेक्निकल स्टाफ बोलो या फिर ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो हमें बता सकता है ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, तो डायरेक्टली हमें वो कस्टमर के ऊपर ही अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत बना के उसे पहले मार्केट में टेस्ट करवाना पड़ेगा कस्टमर से। ठीक है, या फिर कहां पर अप्लाई हो सकता है, वेयर बायर्स डू नॉट प्रिपेयर देयर परचेज प्लान, मतलब जहां पर बायर्स का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दूसरा चीज खरीदने का। ठीक है, वो यही चीज खरीदेंगे अगर ये मार्केट में आ गया तो। ठीक है, तो फिर ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर ये एकदम नया चीज है, मार्केट में अगर आ गया तो इसका कोई ऑप्शन दूसरा मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि बायर अपना परचेस प्लान रखे कि ये वाला क्यों ले, ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लेंगे। तो बात वही हो गया, अगर नया प्रोडक्ट है और बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उसको लेने के अलावा, तो वेयर बायर्स डू नॉट प्रिपेयर देयर परचेज प्लान, जहां पर बायर अपना परचेज प्लान नहीं बना सकते हैं, वहां पर ये मेथड जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए यहाँ पर भी हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे कोई एक कंपनी है,
जैसे लास्ट दिन भी हम लोगों ने बनाया था, इससे क्या होता है, ये देखने से ऑटोमेटिकली याद हो जाता है कि क्या प्रोसेस है हम लोगों का। तो यहाँ पर मान लो एक कंपनी है, वो चाहती है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, ठीक है, और उसके लिए वो कोई पर्टिकुलर जगह को जैसे न्यू प्रोडक्ट में मान लेते हैं बैटरी व्हीकल, ये एग्जांपल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करेगी, सेल करना चाहती है सपोज वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में वो पहले सेल टारगेट, एक्चुअली नहीं, मान लेते हैं इनका जो बड़ा टारगेट है वो ऑल ओवर इंडिया है, तो पहले उसने कोई भी एक स्टेट को टारगेट कर लिया, तो इन्होंने सेल का टारगेट किया है वेस्ट बंगाल को। अब यहाँ पर कितना सेल हो रहा है, ठीक है, ये आंसर, ये असेसमेंट अगर ये लोग कर लेते, सेल कितना है इसका असेसमेंट जैसे ही हो जाएगा, तो ये अपना प्रोडक्शन जो है उसके हिसाब से सोच सकते हैं कि ये मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो प्रोडक्शन इंक्रीज मतलब आगे हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट याद रखने के लिए, ये एग्जांपल याद रखने के लिए इस पॉइंट को कि मार्केट टेस्ट मेथड कैसे एप्लीकेबल होता है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड देखो, यहाँ पर पहले मैट में दिखा देते हैं, मार्केट टेस्ट के बाद है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रैक्टिकल आएगा। जैसे लास्ट दिन मैंने जब स्टडी नोट 2 को बताया था कि स्टडी नोट 2 जो मिक्स्ड अप है, थ्योरी प्रैक्टिकल, ठीक है, तो वहां पर अगर देखोगे तो मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इस तरह से लिखवा दिया था। तो ये जो है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ये प्रैक्टिकल है, मतलब इसका मेथड तो मैं पता करना ही है, और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो, प्रैक्टिकल भी आएगा यहाँ से। अच्छा, पॉइंट 1, अंडर दिस मेथड a trend of companies or industries sales is fixed with the help of historical data relating to sales which are collected, observed or recorded or recorded at successive interval of टाइम। अच्छा, ये है रिलेटिंग। अच्छा, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, पहले नाम क्या है देखो, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, मतलब हम लोग को ट्रेंड को प्रोजेक्ट करना है कि ट्रेंड कैसा है, मतलब बिजनेस का ट्रेंड क्या है। जैसे इंश्योरेंस क्लेम में तुम लोगों ने देखा था ये वाला पॉइंट कि ट्रेंड क्या है बिजनेस का, मतलब अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर सेल हुआ सपोज 10 लाख का, फर्स्ट ईयर सेल हुआ सपोज 10 लाख का, फिर हो गया 12 लाख, फिर हो गया 14 लाख, ठीक है, या फिर हो गया मान लो यहाँ पर 13 ले लेते हैं, ठीक है, फिर मान लो हो गया फिर से 11 लाख हो गया, ठीक है, फिर मान लो हो गया 12 लाख, फिर से 12 लाख 20,000, ऐसा कुछ हो गया। तो ये ट्रेंड अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो पहले
10, फिर 12 बढ़ गया, फिर 13 बढ़ गया, फिर थोड़ा सा कम हो गया 11, फिर 12.2 बढ़ रहा है। मतलब बेसिकली ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जो है वो इंक्रीजिंग ही है, ठीक है। तो तीन पैटर्न हो सकता है, एक तो इंक्रीज होते ही जा रहा है, मतलब हमेशा बढ़ते ही जा रहा है इंक्रीजिंग, या फिर डिक्रीजिंग मतलब कम होते जा रहा है, या फिर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलते। जैसे अगर मान लो 10 लाख से सीधा पहुंच गया 20 लाख, तो ये ट्रेंड नहीं बता पाएगा, ठीक है। ये तो कोई दूसरा कोई इंपैक्ट होगा तभी सेल डबल हो सकता है। ट्रेंड मतलब क्या, धीरे धीरे जब वो ग्रोथ होता है उसे हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। अब वो ग्रोइंग हो या फिर वो मतलब अपवर्ड हो या फिर वो डाउनवर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में एक ट्रेंड, ए ट्रेंड ऑफ कंपनीज और इंडस्ट्री सेल इज फिक्स्ड। एक ट्रेंड को फिक्स्ड किया जाता है कि इनका ट्रेंड क्या है, मतलब अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ये पहले देखा जाता है। कैसे चेक करेंगे, with the help of historical data relating to sales which are collected, observed or recorded at successive interval of time, ठीक है। सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम पे मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग मान लो ट्रेंड देखना चाहते हैं पिछले 10 सालों का, तो हमारा एक सक्सेसिव इंटरवल होना चाहिए। जैसे मान लो 2010, उसके बाद अगर 2012 ले रहे हैं तो उसके बाद लेना पड़ेगा 2014, यानी 2 इयर्स गैप का, 10 12 14। ऐसा नहीं होना चाहिए 10 का ले लिए 12 14 फिर डायरेक्ट ले लेते हैं 20 का, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंटरवल, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में, चाहे वो 2 साल का गैप हो, 1 साल का गैप हो, 5 साल का गैप हो, तो एक पर्टिकुलर गैप हमें देखना पड़ेगा जिसको बोला जाता है सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। और उस बेसिस पे हमें सेल्स का डेटा जो है, जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, पास डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, ट्रेंड को फिक्स्ड कर पाएंगे कि इस कंपनी का या फिर इस इंडस्ट्री का या फिर इस बिजनेसमैन का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट भी अपना ट्रेंड एनालिसिस करके देख सकता है कि 1 से लेके अभी तक का जो ग्रोथ है वो क्या है, मतलब जैसा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ा है या फिर कम बेसी हुआ है, या फिर अब उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर मान लो किसी का हेल्थ इश्यूज हुआ तो उसके वजह से बहुत अप एंड डाउन हो गया, वो कंसिडर्ड नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन जो है वो कंसिडर्ड होगा। तो यही चीज बोल रहा है कि अगर हम लोग एक सक्सेसिव इंटरवल में, जैसे मान लो अगर 1 का लिया, 1 के बाद डायरेक्ट 10 का हम लोग डेटा ले लेंगे कि क्या कैसा स्टडी था, वैसा नहीं होता है। 1 के बाद 2 3 ऐसे लेना चाहिए, या फिर 1 के बाद अगर हम लोग डायरेक्ट लेना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है 10 का ले लिया, 12 का ले लिया, कॉलेज का ले लिया, तो ये भी एक बनता है, ठीक है, कि एक पैटर्न बन रहा है। तो सक्सेसिव इंटरवल होना चाहिए। कुछ भी गैपिंग्स में हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमें सही ट्रेंड पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये पॉइंट ये बोल रहा है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सच डेटा इज जनरली रेफर्ड टू एज टाइम सीरीज। ये जो डेटा कलेक्ट हो गया इसको ही बोला जाता है टाइम सीरीज, जो कि स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। और जो तुम लोग ईयर 1 में, बीकॉम में ईयर 1 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे, वही वाला सम्स ही यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, वही सम्स ही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अगर किया हुआ है, तो अगर नहीं भी किया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल भी सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स ये सब तो नहीं करने से ऑटोमेटिक इंसान भूल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बोल रहा है देखो, टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब टाइम के बेसिस पे हम लोगों ने एक सीरीज बना लिया कि क्या सेल का पैटर्न है। उसके बाद क्या होगा, द चेंज इन वैल्यूज ऑफ सेल्स फाउंड आउट, ठीक है। तो चेंज हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि 10 लाख का सेल हुआ, फिर 12 लाख का सेल हुआ, तो चेंज कितना हुआ, 2 लाख का। अब 2 लाख अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग होता तो डिक्रीजिंग। तो ये चेंज जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इस चीज को बोला जाता है, ये जो गैप होता है ना, गैप डिफरेंसेस, इसको बोलते हैं डेविएशन। ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही वर्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब ही होता है डिफरेंसेस, डिफरेंस, कोई भी दो डेटा के अंदर का गैप, यानी डिफरेंस कितना है, उसको बोलते हैं डेविएशन। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन किया हुआ है सभी का, ठीक है। मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये सब क्या बताता है, ये सब डेविएशन यानी डिफरेंसेस बताता है। तो चेंजेस हमें चेक करना पड़ेगा, सेल्स में क्या चेंज आया है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, द स्टडी में
शो दैट द सेल्स sometimes are लिख दिया है मैंने, sometimes are increasing and sometimes decreasing। तो ये ट्रेंड हो ही सकता है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग। अगर 10, 12, 14 ऐसे करके बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, और अगर मान लो उसका उल्टा है, 12 लाख था फिर कम होके हो गया 10 लाख फिर 8 लाख, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग। तो पैटर्न जो है वो इंक्रीजिंग भी बन सकता है, डिक्रीजिंग भी बन सकता है, बट ए जनरल ट्रेंड but a general trend in the long run will be either upward or downward। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, मतलब कम बेसी। ये चीज क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहे थे स्टडी में, सो दैट द सेल समटाइम्स आर, अच्छा समटाइम्स आर इंक्रीजिंग समटाइम्स आर डिक्रीजिंग, थोड़ा सा मैंने इंटरप्रिटेशन अलग लगा दिया यहाँ पर। ऐसा नहीं बोलना चाह रहा, यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि ऐसा हो सकता है जैसे 10 लाख हुआ, फिर 12 लाख हुआ, फिर 8 लाख हो गया, फिर मान लो हो गया 14 लाख। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ठीक है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा चल सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखें, ठीक है, जैसे मान लो 10 साल 20 साल का अगर हम लोग चेक करेंगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें दिखेगा ही दिखेगा कि ओवरऑल क्या ग्रोथ हुआ है, या फिर जो है मतलब अपवर्ड की तरफ है कि डाउनवर्ड की तरफ है। ठीक है, ये चीज हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में जब डेटा को कलेक्ट करेंगे तो उससे जो ग्राफ बनेगा ना, वो या तो इंक्रीजिंग बनेगा या तो वो डिक्रीजिंग बनेगा। मतलब ओवरऑल ग्राफ, जैसे देखो एक बिजनेस को अगर मान लो हम लोग पार्ट पार्ट डिवाइड कर लेते हैं 5-5 साल का, ठीक है, 5-5 साल का, तो ये पहला 1 से लेके 5 साल का हो सकता है कर्व कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा। ये भी हो सकता है ऐसा हुआ, इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर थोड़ा इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल कर्व क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ भी कुछ कर्व बना ले तो ओवरऑल क्या हो रहा है, मतलब अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है, वो ऑब्वियसली हमें मिलेगा अगर हम लोग ये सारे पैटर्न को ऐड करेंगे। कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमें इंक्रीज डिक्रीज मिलता जाएगा। तो हमें उस तरह से हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उतने सारे हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हमें एक एग्जैक्ट पैटर्न मिल सके। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर पॉइंट, द ट्रेंड इज कॉल्ड, तो ये सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है, सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। इस ट्रेंड को जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसी को बोला जाता है सेक्युलर ट्रेंड। सिक्स नंबर, द सेल्स forecasts with the help of this method are made on the assumption that the same trend will continue in the future। अब ये बोल सकते हैं इस मेथड का एक लिमिटेशन है, क्या बोला है, बोल रहा है कि द सेल्स फोरकास्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। जैसे हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स का डेटा ले लिया, ट्रेंड चेक कर लिया, अब हम लोग जिस ईयर में है, ठीक है, जिस ईयर का हम लोग फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, पिछले 10 साल का डेटा ले लिया, अब हम लोग जब फ्यूचर मतलब जो प्रेजेंट ईयर है उसका जब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्टोरिकल डेटा ले लिया जो कि 10 ईयर्स का था, तो जो 11th ईयर्स है उसका सेल फोरकास्ट करना चाह रहे हैं
तो क्योंकि इस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बोल रहा है कि with the help of this method are made on the assumption that the same trend, क्योंकि ये ऐसा ट्रेंड है तो 11th ईयर में भी ऐसा होगा, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है, हो सकता है किसी और इम्पैक्ट की वजह से सेल कम या ज्यादा हो सकता है बहुत ज्यादा हो गया, हो सकता है बहुत कम हो गया। जैसे कोरोना का जब टाइम हुआ तो हो सकता है जिनका बिजनेस का एक ट्रेंड अपवर्ड में था, अचानक से वो जो है डाउनवर्ड में आ गया, तो ये एक स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है। या फिर जिनका ट्रेंड उतना भी अच्छा नहीं था, उनका डबल हो गया, जैसे मेडिकल सेक्टर में देख सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन ये सब में वो सब बिजनेस बहुत ज्यादा अर्निंग करने लगा, ठीक है, ड्यू टू द सिचुएशन। तो वही बोल रहा है कि हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो ये क्योंकि पुराने डेटा को रिलेट करके, पुराने ट्रेंड को देखते हुए नए वाले फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया जाता है, तो वही ये जो पॉइंट है ये हम लोग बोल सकते हैं इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो वही बोल रहा है द सेल्स फोरकास्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आर मेड ऑन द एजम्पशन दैट द सेम ट्रेंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। फिर सेवेंथ नंबर, this method which is generally used in fitting द ट्रेन। अब ये ट्रेंड जो है ये हमें कैलकुलेट करना है, जिसको बोला जाता है सेक्युलर ट्रेंड। तो ये ट्रेंड को जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक मेथड होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे 10 साल का डेटा लेके वो ट्रेंड को हम लोग कैलकुलेट करके एजम्पशन करेंगे। तो ये जो मेथड है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड दिस मेथड विच इज जनरली यूज्ड इन फिटिंग द ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड को फिट करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि टाइम सीरीज में करवाया जाता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड बोला जाता है। तो ट्रेंड इज द मेथड ऑफ लीस्ट, LEAST, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, या फिर इसका और एक नाम भी है, या फिर इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ही बनाया जाता है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, इस तरह का एक इक्वेशन बना के जो है ट्रेंड को चेक किया जाता है, तो वो हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड। विद दिस मेथड ए straight line trend is obtained। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन यूज करके किया जाता है तो इस मेथड से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हमें पता चलेगा, मतलब एग्जैक्टली exactly क्या है वो हम लोग पता कर सकते हैं इस टेक्निक को फॉलो करके। एट्थ पॉइंट, दिस लाइन इज कॉल्ड, और ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही है। रिग्रेशन इक्वेशन होता है y ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, मतलब दो इक्वेशन बनता है, रिग्रेशन लाइन बोल सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन बोल सकते हैं, कोफिशिएंट, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये चैप्टर में रिग्रेशन रहता है। रिग्रेशन बेसिकली दो स्ट्रेट लाइन है जो कि दो तरह से बन सकता है, जब y डिपेंड ऑन x और जब x डिपेंड ऑन y, इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और ये कैसे बनाया जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन का जो फॉर्मूला था उसी को यहाँ पर भी यूज किया जाएगा लीस्ट स्क्वायर मेथड में या फिर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड में। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, द फ्यूचर sales are projected।
This line is called line of best fit by using the formula of regression equation of y on x एंड x on y भी लिख सकते हैं, ठीक है। y on x द फ्यूचर, एक्चुअली y on x ही इसमें इसीलिए होगा, रिग्रेशन लाइन दो होता है लेकिन y on x इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग y जो कि सेल्स मान लेंगे और उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज y डिपेंड ऑन x, तो इसीलिए y on x द फ्यूचर सेल्स आर प्रोजेक्टेड, ठीक है। अच्छा, इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिक्स्थ ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। और थियोरेटिकली तो अगर हमें मेथड लिखने बोलेगा तो यहाँ से जितना भी पढ़ के याद रहेगा थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम लोग सब में ही लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर उस मेथड का डिटेल्स दिया है तो हम अलग से उसको लिखवा देंगे प्रैक्टिकल करने के पहले कि किस तरह से ट्रेंड कैलकुलेट किया जाता है, इसको फिलहाल अवॉइड कर देते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड। अब सेवेंथ नंबर जो मेथड है उसमें चले जाते हैं डिमांड फोरकास्टिंग का मूविंग एवरेज मेथड। ये भी था टाइम सीरीज में, ये भी था मूविंग एवरेज मेथड। तो इसमें क्या होता है देखो, दिस इज अनदर स्टैटिस्टिकल मेथड टू कैलकुलेट द ट्रेंड थ्रू मूविंग एवरेजेस। बट ये प्रैक्टिकल इससे क्वेश्चन नहीं आता, ये जो मेथड है ना, जैसे ये भी एक मेथड है, इसका देखो दे रखा है यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सारे स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पर दिख रहे होंगे कैसे करके कैलकुलेशन करना है, तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका डिटेल्स इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि इसी से प्रैक्टिकल बनता है, अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी मेट इसी से प्रैक्टिकल बनेगा, एग्जाम में भी प्रैक्टिकल आने से इसी पॉइंट से आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल मेथड ही है, मूविंग एवरेज मेथड ये भी एक प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन जो है नहीं आता है, ठीक है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है। अगर थियोरिटिकली पूछ ले कि मूविंग एवरेज मेथड क्या है तो ये बताना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक थोड़ा बता पाना मुश्किल है। फिर भी हम लोग देखते हैं कैसे इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, दिस इज अनदर स्टैटिस्टिकल मेथड टू कैलकुलेट द ट्रेंड थ्रू मूविंग एवरेज। नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज follows. Point A, an appropriate period is to be determined for which the moving average is calculated, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है कि एन अप्रोप्रिएट पीरियड इज टू बी डिटरमाइन, पहले हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितने पीरियड का हम लोग एवरेज निकालना चाहते हैं, और उसके बाद हमें एवरेज निकालना पड़ेगा जिसको बोला जाता है मूविंग एवरेज। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने 10 साल का सेल्स ले लिया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10, ठीक है, ये ईयर हो गया, 10 ईयर्स का मान लो हम लोगों ने सेल ले लिया, सेल कुछ है, ठीक है, सेल ऐसे करके कुछ एक है, ठीक है। अब ये सारे सेल का टोटल करना पड़ेगा, अब एवरेज निकालना है क्योंकि मेथड ही है एवरेज, तो ये टोटल सेल को, ये जो टोटल सेल आया इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 ईयर से, क्योंकि 10 साल का है, तो अगर टोटल सेल को 10 साल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज सेल्स, ठीक है, एवरेज सेल्स। ये नॉर्मल मेथड होता है। इसके अलावा भी और एक मेथड होता है, जैसे मान लो मूविंग एवरेज निकालना पड़ता है फॉर 3 मंथ्स, 3 ऑड ईयर, इवन ईयर, इस तरह से होता है। तो कैसे होता है, पहले ये दो को टोटल कर लिया, फिर ये दो को टोटल कर लिया क्यूमुलेटिव हिसाब से, तो ये टेक्निकल मेथड है, मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड है, इस तरह से इसको किया जाता है। मैंने सिंपल एवरेज से बताया, इसमें भी पार्ट पार्ट होता है, वेटेड एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज फॉर 3 ईयर्स अगर बोलेगा 3 साल का क्यूमुलेट, फिर आगे का
का 3 साल का क्यूमुलेटिव इस तरह से भी कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड में उसके अंडर ही बहुत सारे मेथड है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए क्योंकि ये नहीं आएगा हमारा, मैथ्स यहाँ से आएगा, तो इसको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने लिखा है, ये पॉइंट हम यहाँ से एक बार पढ़ा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, वाइल डिटरमाइनिंग द पीरियड फॉर मूविंग एवरेज, जब मूविंग एवरेज पीरियड हमें डिटरमाइन करना पड़ता है, द नॉर्मल साइकिल टाइम ऑफ चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ सीरीज शुड बी कंसिडर्ड सो दैट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल साइकिल चेंजेस को देखना पड़ेगा ताकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो है वो एलिमिनेट हो जाए। इसीलिए मूविंग एवरेज फॉर 3 इयर्स, मूविंग एवरेज फॉर 5 इयर्स होता है, मतलब 3 साल का डेटा हमें चेक करना पड़ेगा। 3 साल का एवरेज मतलब पहले 3 साल का सेल ऐड कर दिया, फिर 3 साल का सेल ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से होता है ताकि ये छोटा छोटा फ्लक्चुएशंस जो है वो हम लोग अवॉइड कर पाए। as far as possible the period for moving average should be in odd numbers such as, ये देखो 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, मूविंग एवरेज 3, 5, 7 इस तरह से किया जाता है। 3 साल का मूविंग एवरेज जैसे हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। द पीरियड इन इवन नंबर विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन सेंट्रलाइजिंग द वैल्यूज ऑफ एवरेज। अगर हम लोग इवन नंबर ले लेते हैं ना, ऑड नंबर में क्या होता है, सेंट्रल निकल जाता है। जैसे कि 3 साल होता है तो 1, 2, 3, तो ये सेंट्रल निकल गया 3 साल का। अगर 5 साल का होगा तो सेंट्रल वैल्यू निकल जाता है 3, 4, 5, ये देखो सेंट्रल वैल्यू ये 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 साल हो गया, दैट इज द इवन नंबर, तो सेंट्रल वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में अलग मेथड है। ठीक है, मतलब उसमें और भी चेंजेस होगा कि कैसे करके उसको कैलकुलेट किया जाए। तो मूविंग एवरेज नॉर्मली ऑड ईयर्स के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, अगर इवन हो तो उसमें प्रॉब्लम ये है, सेंट्रलाइजिंग वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसका भी मेथड है कैसे होता है। द कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ मूविंग एवरेज प्रेजेंट द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ सेल। अब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग सेल्स का फोरकास्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये लिखने का और जरूरत नहीं, मतलब इसको हम और नहीं लिखवा रहे, ये क्योंकि मेथड को बता रहा है। ठीक है, तो मेथड को बता के क्या फायदा, जैसे कि यहाँ पर बोला था कैसे मेथड करना है, तो अगर प्रैक्टिकल आता है तभी हमें मेथड पता करना जरूरी होता है। बाकी अगर इसके बारे में बताए कि व्हाट इज मूविंग एवरेज मेथड, तो हम लोग इतना बोलेंगे तो काफी है। अच्छा, तो ये मेथड्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये 8th नंबर जो है ना, ये 8th नंबर पॉइंट जो है, इसको बोला जा रहा है क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग मेथड। ठीक है, ऐसा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि उससे हमारा फोरकास्ट जो है वो अच्छा हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, थियोरिटिकली आता है। ठीक है, अगर ये आएगा तो हमें ये सारे पॉइंट को डिस्कस करने पड़ेंगे, जैसे एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी, यूटिलिटी। ठीक है, तो ये आएगा, अगर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मेथड्स पूरा बताओ, इतना डिटेल्स नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि कोई एक मेथड के बारे में पूछ लिया, लेकिन ये क्राइटेरिया जो है इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्राइटेरिया आ सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स का आ सकता है कि ये सारे क्राइटेरिया हमें फिर डिफाइन करने पड़ेंगे कि गुड फोरकास्टिंग मेथड का क्राइटेरिया क्या होगा। तो 8th नंबर पॉइंट दे देते, ये कोई मेथड नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने 8th नंबर पॉइंट दे दिया स्टडी मैट के तरह ही, बट ये कोई मेथड नहीं है। मेथड हम लोग का कंप्लीट हो गया, फोरकास्टिंग मेथड, मूविंग एवरेज मेथड तक 7 जो मेथड था। नेक्स्ट लिखेंगे क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग मेथड। It can't be said which method of sales forecasting is best, as every one has merits and demerits of its own। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि कौन सा मेथड बेस्ट है ये नहीं हम लोग बता सकते, क्योंकि सबका अपना अपना मेरिट्स और डीमेरिट्स है, सब अपने अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं। जैसे आज ही हम लोग जहां से स्टार्ट किए, ये पहला वाला दैट इज
मार्केट टेस्ट मेथड ये तब अच्छा होता है अगर कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो वही प्रोडक्ट को खरीदेगा, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर हमारे पास कोई गुड एस्टिमेटर नहीं है, तो हम लोग मार्केट टेस्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो ये बाकी चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सिचुएशन पे। तो वही बोल रहा है कि कौन सा मेथड अच्छा है या कौन सा मेथड बुरा है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी के अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिमेरिट्स देखा कि ट्रेंड एनालिसिस मेथड का, कि पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है तो आगे भी जाके ऐसा होगा, इस बेसिस पे ये मेथड काम करता है, लेकिन ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो दैट इज द लिमिटेशन। तो वही बोल रहा है कि क्राइटेरिया कौन सा बेस्ट है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज हर एक मेथड का जो है हर एक मेथड जो है उसका अपना अपना मेरिट्स और डिमेरिट्स है। सेकेंड पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ method depends on various factors such as nature of the product, available time, and past records, wealth, and energy, degree of accuracy, and the forecaster, etc. of an enterprise. सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, द स्टेबिलिटी ऑफ मेथड, कौन सा मेथड ज्यादा स्टेबल होगा वो डिपेंड करता है ऑन वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड स्टेबल होगा। एज नेचर सच एज, क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं, सच एज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में बेचना चाहते हैं, अवेलेबल टाइम एंड पास्ट रिकॉर्ड, कितना टाइम है प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको बेचने में, या फिर प्रोडक्ट को हम लोग कितने टाइम में मार्केट में ला सकते हैं, ठीक है, या फिर कितने क्वांटिटी में ला सकते हैं, क्या टाइम अवेलेबिलिटी है हमारे पास, पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट में क्या रिकॉर्ड है, अगर कोई पास्ट रिकॉर्ड है तो, वेल्थ एंड एनर्जी, कितना वेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन के पास, कितना ह्यूमन पावर है, एनर्जी कितना है, कितना वो लोग डेडिकेटेड है अपने काम पे, ये भी डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेटली अपना प्रोडक्ट जो है वो कर रहे हैं, अपना काम अपना बिजनेस जो है कितने एक्यूरेटली कर रहे हैं। एंड द फोरकास्टर, जो फोरकास्टर को उन्होंने रखा है, मतलब जो फोरकास्ट करते हैं वो क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मेथड कितना स्टेबल होगा। तो the stability of method depends on various factors such as nature of the product, available time and past record, wealth and energy, degree and accuracy, and the forecaster, etc. of an enterprise. Third point, however, in general, a good forecasting method possesses the following qualification. तो फिर भी कुछ क्राइटेरिया बताए गए, वैसे तो बता पाना मुश्किल है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिर भी कुछ क्राइटेरिया को मान लिया गया है कि अगर ये सब फॉलो हो, एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, यूटिलिटी, देन इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि गुड फोरकास्टिंग हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला फैक्टर क्या है, एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी मतलब सही, ठीक है। अब इसका देखो क्या है, एक्यूरेसी
of the forecasting figure is the lifeblood of the business, as many important plan and programs policies strategies are prepared and followed on the basis of such estimates. If sales forecast wrong, the businessman suffer a big loss. Hence, the method of forecasting to be applied must amount to maximum accuracy. अच्छा, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? एक्यूरेसी मतलब जितना सही हो। क्यों सही होना जरूरी है? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्टिंग फिगर इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का मतलब जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए खून का जरूरत है, तो वैसे ही ये बिजनेस का लाइफ ब्लड है। ठीक है। एज मेनी इंपॉर्टेंट प्लान प्रोग्राम्स policies strategies are prepared and followed on the basis of such estimate। ठीक है। तो ये जो डिमांड फोरकास्ट है, अगर हम लोग एक्यूरेटली नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि एस्टिमेट्स के ऊपर डिपेंड करके ही क्या किया जाता है, एक बिजनेस में प्लान किया जाता है, प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, कैसे करके कुछ कोई भी चीज का प्रोग्राम हो। ठीक है। प्लान प्रोग्राम, पॉलिसीज लिए जाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाए जाते हैं। ठीक है। और उनको फॉलो किया जाता है ये एस्टिमेट के बेसिस पे। इफ सेल्स फोरकास्ट रॉन्ग, अगर गलती से भी मान लो सेल फोरकास्ट गलत हो गया, द बिजनेसमैन सफर ए बिग लॉस। ठीक है। सोचा था 10 लाख का सेल हुआ बट 1 लाख का भी नहीं हुआ, तो ये लॉस हो जाएगा। ठीक है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, सोचा था 1 लाख का हुआ हुआ 10 लाख का, तो इसमें भी बिजनेसमैन को लॉस है क्योंकि वो सप्लाई नहीं दे पाया होगा, तो वो प्रॉफिट तो वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो द बिजनेसमैन सफर ए बिग लॉस, हेंस द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग टू बी अप्लाइड मस्ट अमाउंट टू मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम एक्यूरेसी होना चाहिए। जो फोरकास्टिंग मेथड अप्लाई किया जा रहा है उसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ना हो, फायदा हो, क्योंकि फोरकास्टिंग तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही किया जाता है। सेकेंड है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, ठीक है। सिंप्लिसिटी मतलब अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो देखो पहले लिखते हैं फिर समझा देंगे क्यों ऐसा बोल रहा है। द मेथड फॉर फोरकास्टिंग should be very simple. If the method is
डिफिकल्ट और टेक्निकल, then there is every possibility of mistake. Some information outside and that will remain unanswered, unanswered or inaccurate replies will be received if the method is difficult, if the method is difficult. Management must also be able to understand and have confidence in the method. अच्छा, अब डिस्कस करते हैं, देखो क्या बोला है। सिंप्लिसिटी मतलब मेथड ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोग खुद भी समझ पाए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग फोरकास्ट के काम में इन्वॉल्व है, उनको भी समझ में आए। और अगर आउटसाइडर का हेल्प लिया जा रहा है फोरकास्टिंग पे, जैसे कि किसी को कुछ क्वेरीज किए जा रहे हैं, कोई कस्टमर का फीडबैक लिया जा रहा है, तो वो इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए कि कस्टमर नहीं समझ पा रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या फीडबैक में लिखना क्या चाहिए। अगर यही समझ में नहीं आता है तो फिर या तो आंसर अनआंसर्ड रह जाएगा वो पॉइंट, या फिर आंसर मिलेगा भी तो एक्यूरेट नहीं मिलेगा। वही बोल रहा है, देखो द मेथड फॉर फोरकास्टिंग शुड बी वेरी सिंपल। इफ द मेथड इज डिफिकल्ट, सिंपल होना चाहिए। अगर डिफिकल्ट हुआ और टेक्निकल हुआ ज्यादा, देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक, गलती होने का चांसेस है हर एक पॉइंट पे। सम इंफॉर्मेशन आउटसाइड एंड दैट विल रिमेन अनआंसर्ड, अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें आउटसाइड से कलेक्ट करना है तो वो या तो अनआंसर्ड रह जाएगा और इनएक्यूरेट रिप्लाईज मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। विल बी रिसीव्ड इफ द मेथड इज डिफिकल्ट, अगर मेथड डिफिकल्ट होता है तो। मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड हैव कॉन्फिडेंस इन द मेथड। मैनेजमेंट यानी जो फोरकास्टिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, उनको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या मतलब मेथड जो है वो सिंपल है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है। अगर कस्टमर नहीं समझ पाता है तो वो समझा देंगे, कम से कम ये तो होना चाहिए। लेकिन इतना टेक्निकल बना दिया है कि खुद ही नहीं समझ पा रहा है तो लोगों को कैसे उस पर क्वेरीज वगैरह करेगा या किसी को समझा पाए कि क्या आंसर्स एक्चुअली, क्या क्वेश्चन वो लोग पूछना चाह रहे हैं। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम लोग इस तरह का अगर सर्वे करने जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए, इतना ही टेक्निकल हो या फिर इतना डिफिकल्ट हो कि लोगों को भी समझ में आए, इतना सा ही डिफिकल्ट होना चाहिए और मैनेजमेंट को भी समझ में आए। और अगर मैनेजमेंट को सबसे बेस्ट तरीके से समझ में आना चाहिए ताकि वो जरूरत पड़ने पे दूसरों को भी समझा सके। तो वही बोला है, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। उसके बाद वाला पॉइंट देखो, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कॉस्ट फ्रेंडली, ठीक है। यहां पर इकोनॉमी का मतलब है कि सस्ता, ठीक है। तो द मेथड टू बी यूज्ड शुड बी इकोनॉमिकल, टेकिंग इनटू अकाउंट द importance
of the accuracy of forecast. Cost must be weighted against the importance of the forecast to the operations of the business. तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, द मेथड टू बी यूज्ड शुड बी इकोनॉमिकल टेकिंग इनटू अकाउंट। जब हम लोग कोई भी मेथड चूज करेंगे तो देखना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल हो, ठीक है, अकाउंट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, ठीक है, और एक्यूरेट भी हो, ठीक है, वो इकोनॉमिकल हो, वो एक्यूरेट हो, जो फोरकास्ट का मेथड हम लोग ले रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये सब हमें देखना चाहिए। कॉस्ट मस्ट बी वेटेड अगेंस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोरकास्ट, ठीक है, तो कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोरकास्ट करने के लिए कौन सा मेथड लेंगे उसमें हमें कॉस्ट का भी वेटेज देखना चाहिए कि क्या खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये तो पहला एक खर्चा हो जाएगा ना फोरकास्टिंग का, उसके बाद ही प्रोडक्ट बेच के हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो कॉस्ट मस्ट बी वेटेड अगेंस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोरकास्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो यही बोला है, इकोनॉमी होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमी के बाद बोल रहा है अवेलेबिलिटी। अब किस चीज के अवेलेबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं, द मेथड शुड बी सच फॉर which the relevant information may be available immediately with reasonable accuracy. Moreover, the technique must give quick results and useful information to the management. अच्छा, ये अवेलेबिलिटी पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, द मेथड शुड बी सच फॉर विच, ऐसा मेथड हमें लेना चाहिए फॉर विच द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मे बी अवेलेबल, हमारे पास उस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ठीक है, ऐसा मेथड हमें चूज करना चाहिए इमीडिएटली विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो इमीडिएटली भी मिल जाना चाहिए, मतलब टाइम पे, जितने टाइम पे हमें चाहिए इमीडिएटली हो तो इमीडिएटली मिल जाना चाहिए, विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट एक्यूरेसी बिजनेसमैन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मोर ओवर द टेक्निक मस्ट गिव क्विक रिजल्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, मतलब यही बोलना चाह रहा है कि जो मेथड लिया जा रहा है वो ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, ठीक है, तो जो मेथड लिया जाएगा वो जल्दी हो जाए और उससे इंफॉर्मेशन भी जल्दी कलेक्ट हो और मैनेजमेंट को जो है आंसर्स भी जल्दी मिल जाए, वही बोल रहा है अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, ये देखो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। द डेटा ऑफ फोरकास्टिंग should be such where in the future changes are
expected to be minimum and are also reliable for future planning for some time. स्टेबिलिटी क्या बोल रहा है देखो, द डेटा ऑफ फोरकास्टिंग शुड बी सच, अगर हम लोग जो डेटा ले रहे हैं फोरकास्ट करने के लिए वो ऐसा होना चाहिए, सच वेयर इन फ्यूचर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में चेंजेस हो सकता है और ये जितना मिनिमम हो उतना अच्छा है, हमें ऐसा डेटा लेके ऐसा मेथड हमें सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हर बार हमें मेथड चेंज ना करना पड़े, ठीक है, तो स्टेबिलिटी होना चाहिए मेथड पे। तो यहाँ पर भी देखो क्या बोला है, वही चीज ही बोला, द डेटा ऑफ फोरकास्टिंग शुड बी सच वेयर इन द फ्यूचर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी मिनिमम एंड आर रिलायबल फॉर फ्यूचर प्लानिंग समटाइम, वही बोल रहा है, द डेटा ऑफ फोरकास्टिंग शुड बी सच एज वेयर इन द फ्यूचर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी मिनिमम एंड, मतलब फ्यूचर में ज्यादा चेंजेस ना करना हो हमें मेथड पे अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा चेंज होगा तो हमें मेथड बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, मेथड जो है वो जितना ज्यादा स्टेबल हो उतना अच्छा है, कि एक इस बार ये मेथड अप्लाई कर लिए नेक्स्ट बार दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्यूचर में चेंजेस होगा तो उस वजह से मेथड को भी चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना स्टेबल मेथड हो उतना अच्छा है, एंड आर ऑल्सो रिलायबल फॉर फ्यूचर प्लानिंग फॉर सम टाइम, ठीक है, और वो फ्यूचर में भी काम आए ऐसा भी रिलायबिलिटी होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। और लास्ट पॉइंट जो है यूटिलिटी, लास्ट पॉइंट है यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, द फोरकास्टिंग टेक्निक must be easily understandable and suitable to the management। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूसेज, कि हम लोग यूज कर पा रहे हैं, तो द फोरकास्टिंग टेक्निक जो होना चाहिए वो मस्ट बी इजीली अंडरस्टैंडेबल सूटेबल टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए वो समझ पाना भी आसान होना चाहिए और सूटेबल भी होना चाहिए, ठीक है, तो तभी उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो पाएगा उस फोरकास्टिंग टेक्निक का, तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि क्राइटेरिया बताना है कि गुड फोरकास्टिंग मेथड का क्राइटेरिया क्या है, तो ये जो पॉइंट्स है जैसे कि मेनली ये, ठीक है, ये तो मैंने जस्ट इसके स्टार्टिंग में ये लिखा है, तो एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी, ठीक है, इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, और ये लास्ट पॉइंट क्या है, यूटिलिटी, तो ये पॉइंट्स जो है याद रखना पड़ेगा और इसको अपने हिसाब से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, मैंने तो लिखवा दिया लेकिन तुम लोग अपने हिसाब से जो पॉइंट मैंने समझाया उसको अगर याद रखोगे तो लिख सकते हो कि एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेटली क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करके पॉलिसी स्ट्रैटेजीज लिया जाता है, तो कुछ गलत फोरकास्ट हुआ तो बिजनेसमैन का लॉस हो जाएगा, सिंपल होना चाहिए ताकि सबको समझ में आए, अगर हमें बाहर कस्टमर से फीडबैक लेना है तो उनको भी समझ में आए, ज्यादा टेक्निकल नहीं हो जाना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट को भी तो ध्यान में रखना है, अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल होना चाहिए इमीडिएटली या फिर रिजनेबल टाइम के अंदर विद रिजनेबल एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी होना चाहिए, बार बार हमें मेथड चेंज करना पड़े ऐसा मेथड हमें नहीं लेना चाहिए, और यूटिलिटी जो कि मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल और स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो भी थियोरिटिकल पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद स्टडी नोट 2 में हमें सिर्फ सम्स ही सम्स मिलेंगे, ठीक है, तो सम्स करेंगे ये, उसके बाद कैपेसिटी प्लानिंग आ जाएगा जो कि स्टडी नोट 2 का नेक्स्ट पॉइंट है, तो मैथ्स हम लोग करेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कैसे करके हमें करना है, तो जो पॉइंट मैंने बोला था वो उसी पे होगा कैलकुलेशन, ये वाला ट्रेंड एनालिसिस मेथड, यहाँ पर लिखते हैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड,
तो मेनली दो मेथड रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो पहले लिखवा देते हैं। द ट्रेंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी में देखा कि जो ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे उसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टेप 1, फाइंड आउट द टाइम डेविएशन फॉर ईच पीरियड फॉर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डेविएशन यानी गैप जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइंड आउट द टाइम डेविएशन फॉर ईच पीरियड, हर एक पीरियड का, फॉर ए सर्टेन पीरियड जिसका हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस पीरियड यानी उस सर्टेन पीरियड का आंसर लाने के लिए हमें बाकी सारे पीरियड का डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेविएशंस को किससे हम लोग डिनोट करेंगे? तो टाइम डेविएशन इक्वल टू एक्स माना जाता है, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स। स्टेप 2, आफ्टर दैट find out the sum of time डेविएशन। तो जो डिफरेंसेस आए, ठीक है, उसको कैपिटल एक्स बोलते हैं, फिर उसका समेशन करना पड़ेगा, ठीक है, सम करना पड़ेगा, यानी समेशन बोलते हैं इसे, समेशन साइन या फिर सिग्मा भी बोला जाता है। ये जो साइन है इसको बोला जाता है सिग्मा भी बोलते हैं, इसको समेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है टोटल, टोटल ऑफ एक्स करना पड़ेगा। एक्स क्या है? टाइम डेविएशन है। अच्छा, स्टेप 3, square the time deviation of each period and स्क्वायर करना पड़ेगा हर एक पीरियड के टाइम डेविएशन को। पहले एक्स का कॉलम आ गया, समेशन एक्स हो गया, फिर एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा और इस सारे स्क्वायर डेटा का सम करना पड़ेगा, एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टाइम डेविएशन, यानी समेशन एक्स स्क्वायर, ये चाहिए। फिर स्टेप 4, मल्टीप्लाई द टाइम डेविएशन will the with the sale of each period। फिर उस टाइम डेविएशन को, यानी एक्स जो वैल्यू आया था उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर साल के सेल वैल्यू से, और जिसको हम लोग सेल वैल्यू को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर वाई लिख देते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स इंटू वाई, ठीक है, एंड फिर उसका सम करना पड़ेगा उस कॉलम का, जहां पर मल्टीप्लाई करके एक्स वाई कॉलम बना, उसमें जितने भी डेटा है उसको सम करना पड़ेगा। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट, फिर उस प्रोडक्ट का सम करना पड़ेगा एक्स वाई का, यानी समेशन ऑफ एक्स वाई। स्टेप 5, टू फाइंड द ट्रेंड वाई देन फॉलो द गिवन इक्वेशन।
y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पर हमें y कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ट्रेंड के हिसाब से y का वैल्यू क्या आएगा, मतलब इस साल का सेल क्या आएगा। x जो है वो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, गिवन होगा ही होगा, ठीक है, x का वैल्यू गिवन होता है। टू फाइंड आउट, तो y हमें आंसर में चाहिए, y हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, y क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट, ठीक है, ये ऊपर भी मैंने लिखा है y फाइंड आउट करना पड़ेगा, x गिवन रहेगा, तो इक्वेशन सॉल्व करने में डिफिकल्टीज कौन ला रहा है, a और b, तो a b हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, x क्वेश्चन में गिवन रहेगा, y तो फाइंड आउट ही करना है, a b को कैसे कैलकुलेट करेगा, अगर वो पता चल जाएगा तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A and B, there are two methods। अब ये ए बी को कैलकुलेट करने का दो मेथड है, ठीक है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड, दोनों से आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है। तो पहला डायरेक्ट मेथड, ये कब अप्लाई होता है, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन समेशन x इक्वल टू जीरो। अगर समेशन x इक्वल टू जीरो, समेशन x जो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, अगर उस x का वैल्यू जीरो आ रहा है टोटल करने पे, तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। और उस केस में a कैसे फाइंड आउट करेंगे, a इक्वल टू हो जाता है समेशन y बाई एन, b इक्वल टू हो जाता है समेशन एक्स वाई बाई एन, सॉरी एन नहीं, एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा बी का वैल्यू, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। तो देख लेते मैंने सही लिखा, सही है। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड, ये कैसे होता है। इनडायरेक्ट मेथड ये कब अप्लाई होगा, दिस मेथड इज यूनिवर्सल ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब इसमें कोई ऐसा अप्रोच नहीं है कि समेशन एक्स जीरो होगा तभी अप्लाई होगा अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये हर एक सिचुएशन पे अप्लाई हो सकता है। बाकी हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करें मेथड या इनडायरेक्ट करें, दोनों से ही आंसर ए बी का सेम ही आने वाला है। तो दिस मेथड इज यूनिवर्सल रेदर द वैल्यू ऑफ, चाहे वैल्यू ऑफ समेशन एक्स पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो और जीरो हो, कोई भी वैल्यू क्यों ना आ जाए, समेशन एक्स का ये मेथड जो है हर एक जगह पे एप्लीकेबल हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ए बी, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग फॉलोइंग इक्वेशन। समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x, मतलब अगर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कोई भी वैल्यू हो समेशन x का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मेथड ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा सिचुएशन हो गया कि समेशन x इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो ये छोटा सा चीज है, याद रखना, सिंपल होता है, ये भी करते करते हैबिट हो जाएगा। तो उस केस में हमें y कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉरी a एंड b कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करके। पहला इक्वेशन क्या है, ये वाला, ये कैसे डिराइव हुआ है, ये देखो, ये इस तरह से y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है ना, उसी को डिराइव किया गया है। कैसे डिराइव किया गया है, दोनों साइड, जैसे बोथ साइड हम लोग लिखते हैं ना, बोथ साइड टेकिंग लॉग या फिर बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई टू, वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ साइड अगर हम लोग समेशन ले लेते हैं, ये देखो हम समझा देते हैं कैसे किया है, बोथ साइड टेकिंग समेशन, ये जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम लोग बोथ साइड
समेशन ले लेते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, समेशन वाई इक्वल टू समेशन ऑफ ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ये बन जाता है। अब देखो समेशन y इक्वल टू, समेशन को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, समेशन a प्लस समेशन बी एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अब समेशन y इक्वल टू समेशन a और b यहाँ पर लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है, a भी यहाँ पर कांस्टेंट है। जैसे समेशन ऑफ 5, ये क्या मतलब होता है, मतलब 5 का समेशन हो गया, ठीक है। तो ये समेशन अगर हमें हटाना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए। इसका मतलब क्या होता है, हमें बोला है समेशन 5, तो मान लो ऐसे लिखा हुआ है 5 5 5 5 5, ठीक है। तो इसका अगर टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 25, ठीक है, ये 25 हो गया। और इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो 25/5 ये हो गया 5, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, जैसे समेशन ऑफ ए कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 5 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, समेशन ऑफ 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर देखो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 5 इंटू 5 जो कि 25 हो रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग एवरेज फॉर्मूला में देते हैं तो समेशन ऑफ क्या हो गया, समेशन ऑफ एन बाई, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, समेशन ऑफ एक्स बाई एन होता है। एवरेज का फॉर्मूला अगर याद है स्टैटिस्टिक्स में, एवरेज इस तरह से डिनोट किया जाता है। वैसे एवरेज तो सभी को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहां पर एन का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर्स, यहाँ पर 5 नंबर थे, ठीक है। और समेशन एक्स, तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स तो है 25। 25 कैसे आया, 5 का समेशन करके, 5 को 5 बार ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन एक्स का वैल्यू आ गया है, हम लोग बोल सकते हैं कि समेशन एक्स का वैल्यू आ गया है 25, तो ये हो गया एवरेज 5, ठीक है। तो ये समेशन एक्स अगर बताना है तो ये देखो समेशन एक्स बाई एन इक्वल टू एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे समेशन एक्स इक्वल टू एन इंटू एवरेज वैल्यू, ये हम लोग बोल सकते हैं। जहां पर ये वाले एग्जाम्पल में अगर देखो तो एन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है, ठीक है। या फिर और एक बढ़ा के भी कर सकते हैं, यहाँ पर 5 और कर लो तो यहाँ पर हो गया 30 आ जाएगा, ठीक, ठीक है, 30 आ जाएगा। तो एन कितना हो गया 6, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो, ये 5 और ये भी 5 कंफ्यूजन ना हो। तो एन हाउ मेनी नंबर्स, 6 नंबर्स है। एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू है 30/6 करने पे 5, एवरेज वैल्यू है 5। तो समेशन एक्स कितना आ गया, समेशन एक्स आ गया 30, ठीक है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर एक्स क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी डेविएशन नहीं है, 5 5 5 5 ऐसे दिया हुआ है। तो समेशन एक्स जो है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एन इंटू एवरेज वैल्यू, तो वही लिखा है एन इंटू एवरेज वैल्यू, जहां पर एवरेज वैल्यू भी उतना ही होगा, क्योंकि ये जो है ये मीन का फीचर्स है कि अगर सारे वैल्यूज कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो एवरेज भी उतना ही होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है कि एन इंटू ए क्यों हुआ ये हम समझा रहे, वैसे जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ प्रूफ तुम लोग को पता करना हो, ठीक है, प्रूफ नहीं आएगा, हम इसीलिए समझा रहे क्योंकि इसको रटना ना पड़े। तो ये समेशन ए का मतलब हो गया, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट डेटा है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एन इंटू ए, ठीक है, इसी का मतलब समेशन एक्स प्लस ये हो गया, क्योंकि ये समेशन बी, बी कांस्टेंट होता है तो बी बाहर चला जाएगा और समेशन एक्स हो गया, तो ये इस तरह से यहाँ पर डिफाइन होता है समेशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स। और नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देते हैं ए एंड बी इज कांस्टेंट, ठीक है। ये एक बार हटा देते हैं। अब ये वाला कैसे डिराइव हुआ, ये वाला कैसे डिराइव हुआ देखो, अगर बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो यहाँ पर y जो है ये एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अगर यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई हो जाता है तो x मतलब क्या हो जाएगा, सीरीज का डेटा, ठीक है। तो n है a है, अगर n a और x, एन ए और एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें कांस्टेंट क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट अगर ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन एक्स करके, ठीक है, समेशन एक्स, क्योंकि इसका मतलब तो समेशन ए था ना, उससे हम लोगों ने एन ए लाया, और ए क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर बोथ साइड हम लोग एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी, और यहाँ पर एक्स एक्स और भी ऐड हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स
स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन रहा है। तो देखो मैट में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर डिराइव नहीं किया है कैसे करके करना है, ठीक है, क्योंकि जस्ट ये याद रखने से ही हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना तभी सिंपल होता है कि अगर हम लोगों को थोड़ा लॉजिक पता हो जाता है कि कैसे करके करना है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखो क्वेश्चंस, ये देखो एक हम यहाँ से बताते हैं, हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे पूरा, जस्ट हम यहाँ से एक बार बताते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। देखो ईयर दिया हुआ है, ईयर का एक कॉलम बन गया, ठीक है, 2001 2 3 4 5 6 7 ईयर बन गया। अब हमें सेल्स दिया हुआ है, सेल्स का एक कॉलम 80 90 92 83 94 99 92 जैसे दिया हुआ है वैसा। ईयर जो है ईयर रहेगा, सेल्स को वाई मानना है, अभी अभी हम लोगों ने लिखा था। और टाइम डेविएशन, स्टेप वन क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप वन हमें कैलकुलेट करना है टाइम डेविएशन, ठीक है, टाइम डेविएशन जिसको हम लोग x से डिनोट करेंगे। अब ये टाइम डेविएशन कैसे निकल रहा है, ये देखो यहाँ पर डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा। अच्छा, पहले डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर भी सेंट्रल वैल्यू वगैरह देखना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट 3 इयर्स का बोला है ना, तो ये 0 +1 +2 +3, 80 से 90 हुआ, 90 to 83, टाइम डिवीजन फ्रॉम 2004। अच्छा, तो कोई एक सर्टेन पीरियड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मेथड होता है जीरो कब मानना है, ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सम्स जो है नेक्स्ट दिन ही फ्रेशली बताएंगे, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट दिन फ्रेशली बताएंगे। बाकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गया और रूल्स भी जो है मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो बस नेक्स्ट दिन से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, जो भी स्टडी मैट में जितने सारे हैं क्वेश्चंस ये हम लोग डील कर लेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन सम से फ्रेशली स्टार्ट करेंगे।